हमारे साथ में एक ऐसे मेहमान हैं, बहुत ऊंची हस्ती भी है। पंकज त्यागी उनका नाम है, हलोली के रहने वाले हैं। पंकज त्यागी से एक सवाल और कर लें। सरकार तो आपकी है, ये तो मान लें, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी जीएसटी लाए और फिर जीएसटी की उपलब्धि गिनाने लगे जब खत्म करने पे आए। ये क्या कारण है? देखो, अगर मैं इसका जवाब आपको भाजपाई भाषा में दूं तो बहुत अच्छी बात है, जीएसटी खत्म हो गई, कम कर दी, लोगों को लाभ मिलेगा, है भी आज से ही। लेकिन मेरा सवाल एक और है। अब फिर मुझे कहा जाने लगा कि पार्टी विरोधी गतिविधि, पार्टी विरोधी बात करते हैं पंकज जी। जब ये इतना अच्छा काम था तो इसे लाई क्यों थे, किया क्यों था? ये तो ये हो गया तस्लीम भाई, 7 साल आपने लूट मचा ली, पब्लिक को लूट लिया भाई। जब लगी फटने तो जीएसटी लगी घटने। आप बड़ी बात कह रहे हैं। और यही तो कमी है पंकज त्यागी के अंदर। पंकज त्यागी सच बोलता हूं, उसके लिए कोई नुकसान भी होते हैं मुझे, और मैं झेल रहा है नुकसान मुझे। जब मैंने मेरा सच और उन लोगों का अहम टकराना शुरू हुआ 2020 के बाद, तो मुझे प्रेशर बनाने के लिए मेरे फर्जी मुकदमे करवाए गए अपनी सरकार में। आज भी झेल रहा है मैं SC/ST का मुकदमा। अच्छा, आज भी झेल रहा है, जमानत का बाहर हूं मैं। जिस लड़के ने मेरे पे मुकदमा करा उसे मैं जानता नहीं सर, चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं तस्लीम अहमद, आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 24 GTI। हमारे साथ में एक ऐसे मेहमान हैं, बहुत ऊंची हस्ती भी हैं। पंकज त्यागी उनका नाम है, हलोली के रहने वाले हैं। भाजपा में जब सरकार नहीं थी उनका रुतबा बोलता था। आज सरकार है लेकिन वो कहीं नहीं है। पंकज त्यागी साहब, खैर मकदम है आपका, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या सरकार आने के बाद में आपको नजरअंदाज किया गया है? आपने तो बहुत संघर्ष किया है, बसपा की सरकार हो, समाजवादी की सरकार हो। आज कहां है पंकज त्यागी? तस्लीम भाई, यह समय होता है जब सरकार नहीं थी, हम विपक्ष में थे और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की अराजकता के खिलाफ हम लोग सड़क पर संघर्ष करते थे। तो उस समय संगठन को भी और क्षेत्र को भी हम लोगों की जरूरत थी। सरकार आई, सरकार आने के बाद उस अराजकता खत्म हुई समाजवादी पार्टी और बसपा की, तो हम लोगों की जरूरत भी खत्म होगी। धीरे धीरे हम नेफ्थ में चले गए, अंडरग्राउंड घर चले गए, अपने काम करने लगे। नजरअंदाज करने की जहां तक बात है कि हम नजरअंदाज कर दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, संगठन में सक्रिय लोग हैं, वो कोई भी 80% मूलतः भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिपाटी से नहीं आई हुई। वो जो 2007 से और 12 तक बसपा की सरकार थी और 12 से 17 तक समाजवादी की सरकार थी। आपने देखा होगा, पत्रकार हो, मेरे से ज्यादा जानकारी आपको होगी, जो लोग उस टाइम उन पार्टियों में सक्रिय थे वही आज भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय है। तो उन लोगों की और उन लोगों की अराजकता के खिलाफ ही हम लोग संघर्ष किया करते थे। हम सरकार में आए, पब्लिक ने हमें समर्थन दिया, और फिर 2017 से और लगभग 22 तक जो पहली योगी 1 सरकार चली वो ठीक चली, उस समय कोई ऐसी वो नहीं आई। लेकिन 22 के बाद वे लोग सबके सब यहीं आ गए और हमारे जनप्रतिनिधियों ने वे गले लगा लिए। तो उनकी साथ काम करना बहुत मुश्किल है, अपमान महसूस होता हो। जिनके खिलाफ हमने संघर्ष कराया उन्हीं के साथ हम काम करो, तो और उसी परिपाटी पर आ गए वे, तो लगभग हम निष्क्रिय हो गए। क्या करा जा। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री हैं, जो संगठन चलाते हैं, उनको भी मतलब महसूस नहीं हुआ कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, जो संघर्ष करते आ रहे थे पार्टी के लिए, वो आज कहीं नहीं है? देखो तस्लीम भाई, 80% लोग तो उनमें से घर ही बैठ के निष्क्रिय हो गया, आपने देखा होगा।
बचे हुए 20% जो हों वो उन्हीं के रंग मरंगे। उनके बहुत सारे स्वार्थ होते हैं, किसी को चेयरमैन बनना, किसी को प्रमुख बनना, किसी को कोऑपरेटिव में एडजस्ट होना, किसी को संगठन में एडजस्ट होना। तो वो लगभग तो वो बाहरी आदमी को लाके अपनी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं लाया गया? जो कमजोर लोग थे, जिन्होंने पार्टी को सींचा है, वो लोग आज अपने घर में बैठ गए हैं, जिन्होंने पार्टी को सींचा है, और वो लोग पद पे आसीन हैं जो कुछ नहीं थे। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया तस्लीम भाई। इसका कारण ये है कि जब सत्ता आती है तो बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो हमारे मूल कार्यकर्ता हों, उनमें एक कमी है। वे अपने, देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से निकल गए तो उन्होंने कभी ना तो दलाली की, ना ही वे इस चीज को पसंद करें, ना ही मैं इस लायक हैं कि मैं दलाली करूं। मैं तो सैद्धांतिक बात करूंगी। अब आप देखो, मेरे जैसा आदमी सत्ता में मड़ाई भी चाट सकता था, मैं भी चेयरमैन प्रमुख कुछ ना कुछ बन सकूं था, लेकिन मेरे सिद्धांत वहां अटे हूं जो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीख कर आया। मैं ना तो किसी की 10 रुपए की दलाली कर सकता, ना मेरे पे ये गलत सलत धंधे होते, और मेरे जैसे ऐसे ही हैं सब भाजपा के जो मूलतः लोग हैं। जो जनप्रतिनिधि आए उस टाइम भारतीय समाजवादी पार्टी की अराजकता के खिलाफ, कुछ बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकट दे दिए गए जो इस लायक थे ही नहीं। हम भी उसमें शामिल थे दिलवाने में, वो विधायक सांसद बन गए। अब उनके खर्चे बहुत ज्यादा हों। अब पंकज हर के क्या खर्चे, 100 रुपए का पजामा, 200 रुपए का कुर्ता, कोई खर्चे नहीं, तो दलाली की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वे जो जनप्रतिनिधि बन गए उनके बहुत सारे खर्चे हों, उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए और बहुत सारे वो हों, तो उसके लिए फिर संसाधन कहां से आवेंगे? वे आवेंगे थाने से, तहसील से, दलाली से। और दलाली में हमारा जो कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, उसके ना तो किसी की शायद दलाली करनी बस की, और ना किसी की शायद बदतमीजी करनी बस की। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। तो और उन्हें चाहिए माल मड़ाई। तो धीरे धीरे में लोग जो पहले वहां वो काम कर रहे थे, जिनके खिलाफ हम सत्ता में आए, जिन्होंने थाने में तकत घेर रखे थे, वो धीरे धीरे उनकी शायद लगने शुरू होगी। वहां से माल आना शुरू हो गया, मलाई आनी शुरू होगी, तो वे उन्हें अच्छे लगने लगे, उन्हें उन्होंने आगे बढ़ाया, आपको नजरअंदाज करने लगे। मजबूरी होगी ना उनकी। लेकिन मेरा सवाल तो है, जनप्रतिनिधि अलग है, लेकिन संगठन क्या कर रहा है बीजेपी का? ये देखो क्या होता है, जब संगठन का गठन हो, संगठन की रचना होती है, तो उसमें राय शुमारी ली जाती है जनप्रतिनिधियों की भी। और वो जनप्रतिनिधि कम्युनिस्ट विचारधारा से आया, कांग्रेस से आया, या कहां से आया, उससे मतलब नहीं होता। अगर वो विधायक बन गया और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बन गया, तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो। फिर पंकज कितना पुराना कार्यकर्ता, गजराज कितना पुराना कार्यकर्ता, ये सब चीज एक तरफ होगी, वो विधायक हो, तो उनकी राय ली जा। और जब उनकी राय ली जाएगी तो मैं पंकज को क्यों पसंद करेंगे, जो भाई 2 रुपए भी लेकर दे सकता कहीं से। तो उन्हें फिर मैं चाहेंगे जो उस टाइम के मिनिस्टर थे, आपके याद होगा, जो उनके यहाँ नौकरी कराया करते, जो उनके यहाँ वो कराया करते, सबके सब में आवेंगे। फिर तो वही 10 रुपये लावेंगे कमाया, उन्हें आदत पड़ रही वो तो ट्रेनिंग ली हुई है, हमें वह ट्रेनिंग देनी पड़ती, तो बहुत दिन लग जाते, इतना सरकार चली जाती। हमने देखा है पंकज त्यागी, गजराज राणा, विकास त्यागी, ये सब तिगड़ी जो थी, ये बहुत मजबूत तिगड़ी थी। आज वो तिगड़ी है या तितर बितर है? आपसी बातचीत है, बैठते हो, बात करते हो। तो इस पे चर्चा नहीं होती? गजराज राणा से नगर अध्यक्ष भी रहे वो, और जी पार्टी की तरफ से मेरे ख्याल से सभासद भी रहे, आज नहीं दिखाई देते। सब चर्चा होती हो, लेकिन एक वो है ना कि जब कुछ भी दुआएं इकट्ठी होती हो तो मैं केवल अपना रोना ही रो सकूं उन पर। कोई अब जब सत्यवान सावित्री वाला काम तो हो नहीं सकता, यमराज मतलब प्राण ले आवेंगे, तो अपना रोना रो कर फिर घर चले जाओ उठकर। पंकज त्यागी जी, एक मसला और है, आपकी राजनीति का जो सफर है वो कैसे स्टार्ट हुआ? तस्लीम भाई, सही बात तो यह है
कि मेरा राजनीतिक सफर कभी शुरू ही नहीं हुआ। मैं केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक विचारधारा से जुड़कर चलने वाला। पढ़ते टाइम जब मैं छोटा था, बच्चा था, मेरे गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए। और एक बात और मजे की बताऊं, मेरा ऐसा गांव है, उस गांव में मेरे से पहले कोई स्वयंसेवक था ही नहीं, संघ से जुड़ा हुआ कोई था ही नहीं। ना कोई कांग्रेसी था वहां, ना कोई सोशलिस्ट था, ना कोई कम्युनिस्ट था। मेरे गांव में कभी कोई किसी विचारधारा से जुड़कर कभी चला ही नहीं। मैं शायद कक्षा 6-7 में या 8 में, कन्फर्म मेरे याद नहीं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया कोई जुड़े, तो खेल खेल में मैं शाखा में जाने लगा, शाखा लगने लगी। शाखा में संघ का मुझे यह पता नहीं था कि मैं भाजपा में राजनीति करूंगा या मैं कुछ ऐसा, कोई मुझे जानकारी नहीं। मुझे केवल और केवल सुबह को उठकर सिट्टी बजाते हुए शाखा में जाना। मैं शाखा का मुख्य शिक्षक था अपनी, हमारे यहाँ शाखा में मुख्य शिक्षक, शाखा कार्रवाई के दायित्व दिए जाते हैं, तो मैं मुख्य शिक्षक था। वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे मैं मंडल कारवा बन गया संघ में, अपनी न्याय पंचायत का। उसके बाद जब ग्रेजुएशन में आए तो सदे बड़े भाई विकास त्यागी मेरे से पहले संघ में सक्रिय थे और मैं उनके संपर्क में पढ़ते टाइम यहाँ इकट्ठे हुए। तो और ललक लगी, एक जुनून था राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का, संघ का, अपनी विचारधारा का। फिर विद्यार्थी परिषद में, जब ग्रेजुएशन में आया विद्यार्थी परिषद में जुड़ गए, वहां से काम करने लगे। मेरठ में रहे, विभाग के सह प्रमुख रहे। वहां से जब वापिस आए, परिस्थिति वहां से वापिस लेकर आई, तो समय जब मैं वापिस आया 2004 का लोकसभा चुनाव था शायद, या 2 का विधानसभा, 2002 का विधानसभा चुनाव था। आदरणीय रामपाल जी पुंडीर जो दुनिया में नहीं है, वो उस चुनाव को लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो संघ की तरफ से, मात्र संगठन की तरफ से हमें चुनाव में लगाया गया। वहां से हमें भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी होनी शुरू हुई कि अपनी विचारधारा चलती है। और 2002 में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, चुनाव हार गए विधानसभा का। विकास जी बजरंग दल में काम कर रहे थे, उनके साथ ही हम भी बजरंग दल में, गजराज जी भी बजरंग दल में तहसील संयोजक थे, वो मैं तहसील सह संयोजक था। बजरंग दल में काम किया 2009 तक, 10 तक। उसके बाद जब 2009 का लोकसभा चुनाव था, आदरणीय जो मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, जसवंत जी सैनी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। जिस दिन उनके कार्यालय का उद्घाटन था देवबंद में, लोकसभा चुनाव के, आदरणीय जसवंत जी के, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का तत्कालीन मंडल अध्यक्ष पार्टी छोड़ के चला गया, दे दिया। और मंडल अध्यक्ष के पर ही डिपेंड होता है पूरा चुनाव, क्योंकि बूथ सब वही जुड़ा हुआ होता। तो उस समय संघ कार्यालय पर बैठक हुई, उस परिस्थिति में कहा गया कि भाई कोई संघ से कार्यकर्ता ले आओ जो। और उस समय भाजपा का ये हाल था तस्लीम भाई, कि भाजपा की तरफ को लोग चले ही नहीं थे, कोई आ ही नहीं रहा था, बहुत उतार पता मामला भाजपा का। तो कोई कार्यकर्ता नहीं, मुझे वहां लगाया गया। विकास जी ने कहा, आपके याद हो उस समय वो आंदोलन चल रहा था राम सेतु बचाओ, और मैं राम सेतु रक्षा मंच का जिले का संयोजक था। तो राम सेतु पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया गया था, बच गए थे, राम सेतु बच गया। तो उसके बाद वो आंदोलन खत्म हो गया, राम सेतु रक्षा मंच का भी विघटन हो गया। तो मैं भी उस समय पैदल था, मुझे कुछ, तो मुझे कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी का काम देखो। उसके बाद फिर हम मंडल अध्यक्ष बन गए। मंडल अध्यक्ष हम 2-3 बार रहे, 3 बार रहे, 2 बार अध्यक्ष रहा, 1 बार संयोजक रहा। 2009 का चुनाव, 2012 का विधानसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2016 का उपचुनाव मेरे ही मंडल अध्यक्ष के कार्यकाल में हुआ। पहली बार जब मैं मंडल अध्यक्ष बना, जब आदरणीय राजपाल जी जो आज तक कल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, वो मेरे जिला अध्यक्ष थे। फिर बीच में 12 के बाद पूरी कमेटी भंग कर दी गई थी और मुझे मंडल संयोजक बना दिया गया था, जब रामपाल जी पुंडीर जिले के संयोजक थे। उसके बाद फिर मानवीर जी पुंडीर भी जो आजकल निष्क्रिय हैं, वो जिला अध्यक्ष बने, मैं फिर मंडल अध्यक्ष बन गया। और 2016 का उपचुनाव भी मेरे ही उसमें, और 17 में फिर
सरकार आएगी। 17 में भी आप जिम्मेदारी खूब निभा रहे थे। नहीं, मैं उस समय मंडल अध्यक्ष नहीं था। मंडल अध्यक्ष ना हो लेकिन जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। जो पूरी विधानसभा का देवबंद का वो देख रहे थे मैनेजमेंट, वो सारा मेरे उसमें था। और बहुत बहुत भगवान को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो चुनाव हम बहुत अच्छी मतों से जीते। और जीतने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मैं कार्यक्रम का, लोकसभा चुनाव की जो संचालन समिति की थी उसमें था। और सारे सब जो जितने प्रत्याशी के कार्यक्रम लगते थे वो सब मेरे लगने में कार्यक्रम प्रभारी था उस चुनाव में। और उसके बाद फिर नए नए लोग आए, तो जब नए लोग आऊंगा तो पुराने को छोड़ देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। हम अलग हो गए, ये हमारी कहानी है। लेकिन उसका एक वो भी रहा, जिन लोगों ने उस समय अपने सिद्धांतों से समझौते कर लिए, मूल्यों से समझौते कर लिए, वे लोग आज भी सक्रिय हैं, किसी ना किसी पद पर बैठे हुए हैं। आपने समझौता नहीं। लेकिन समझौता शब्द, तस्लीम भाई आपने मुझे देखा, आपसे मेरा परिचय लगभग 2400 होगा, तो आपने देखा मैंने कभी सिद्धांतों से, मूल्यों से, विचारों से समझौता नहीं किया। ये तो हमने, और ना मैं करने का। भगवान ने खेत दे रखे तो अपनी खेती करेंगे भाई, जब कभी फिर माहौल होगा फिर आऊंगे। तो क्या आज भी पार्टी के लिए पंकज त्यागी काम कर रहे हैं? पार्टी के लिए पंकज क्या कर रहा है क्या नहीं, करो भी जाए, पंकज काम भी करे, लेकिन पार्टी वाले तो नियम मानने, काम कर रहा नहीं कर रहा। पार्टी वालों को वे लोग चाहिए अब जो झक सफेद कलफ के कपड़े, बड़ी गाड़ी पहन कर आते हो, बड़े बड़े फोन। और वो बड़ी गाड़ी वाले तो सरकार नहीं लाए हैं। सरकार तो आ तो गई, कुर्ते पजामे वाले जैसे आप लोग थे, आपने मेहनत की, वो सरकार लाए हैं। नहीं भाई, ये भी आदमी का टैक्ट होते हो। हमने संघर्ष करना सीखा, सड़कों पर आपने देखा, आपको तो सबूत देने की जरूरत नहीं है हम किस तरीके से, हम कभी रेल रोक को बैठे करने के पेमेंट पर, कभी सड़क जाम करो बैठे। रोज का हमारा यही काम था। 10-15 मुकदमे हम लोगों को हुए उस टाइम, लेकिन हमने कभी ये नहीं सीख पाए हम लाइजनिंग। आज की दलाली का अब अपग्रेड हो गया। दलाली ना क्या, दलाली बहुत खराब शब्द लगो, वो लाइजनिंग बन गया। अब वो शब्द अच्छा सा लगो थोड़ा अंग्रेजी में, तो हम वो लाइजनिंग नहीं सीख पाए, वो नहीं हम कभी कर पाए। तो एक दिन एक जगह बैठ कर बात हो रही थी, तो वहां एक बड़े आदमी ने कहा कि कुछ लोगों को आदत होती है, टैक्ट होते हैं अपने अपने, कुछ को सत्ता में रहने की होती है, कुछ को विपक्ष में रहने की होती है। तो हम विपक्ष वाले, हम अस्थायी विपक्ष हैं, और हमें खुशी है इस बात की, हम संतुष्ट हुए इससे कि हम न कभी, जब आज जो बड़े बड़े समाजवादी चिंतक थे इस विधानसभा में, इस जिले में, जिले के पदों पर रहे, जो बड़े बड़े बसपाई थे, वे सब घुटने टेक गए सत्ता के सामने। लेकिन मुझे यह गर्व है अपने आप पर कि पंकज त्यागी सत्ता में ठोकर मार कभी अपने घर चला गया, लेकिन उन लोगों के आगे कभी झुका नहीं जो बाहर से आए, और कभी झुकने का नहीं। ये मुझे खुशी है इस बात की। क्या पंकज त्यागी से एक सवाल और कर लें, सरकार तो आपकी है, ये तो मान लें, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी जीएसटी लाए, और फिर जीएसटी की उपलब्धि गिनाने लगे जब खत्म करने पे आए, ये क्या कारण है? देखो, अगर मैं इसका जवाब आपको भाजपाई भाषा में दूं तो बहुत अच्छी बात है, जीएसटी खत्म हो गई, कम कर दी, लोगों को लाभ मिलेगा, है भी आज से ही। लेकिन मेरा सवाल एक और है, अब फिर मुझे कहा जाने लगा कि पार्टी विरोधी गतिविधि, पार्टी विरोधी बात करते हैं पंकज जी। जब ये इतना अच्छा काम था तो इसे लाई क्यों थे, किया क्यों था? ये तो ये हो गया तस्लीम भाई, 7 साल आपने लूट मचा ली, पब्लिक को लूट लिया, और अब उसे कि इतना कम कर दिया हमने, और अब खुशी मनाओ, जश्न मनाओ। अब एक भाषा तो गलत है, लेकिन मुंह पे आएगी इसलिए बोल लूंगा, चुनावी वर्ष है अगले साल भाई, जब लगी फटने तो जीएसटी लगी घटने। आप बड़ी बात कह रहे हैं।
यही तो कमी है पंकज त्यागी के अंदर। पंकज त्यागी सच बोलता हो, उसके लिए कोई नुकसान भी होते हैं मुझे, और मैं झेल रहा है मैं नुकसान। मुझे जब मेरा सच और उन लोगों का अहम टकराना शुरू हुआ 2020 के बाद, तो मुझे प्रेशर बनाने के लिए मेरे फर्जी मुकदमे करवाए गए अपनी सरकार में। आज भी झेल रहा है मैं SC ST का मुकदमा। अच्छा। आज भी झेल रहा है, जमानत पर बाहर हूं मैं। जिस लड़के ने मेरे पर मुकदमा करा उसे मैं जानता नहीं सर चेहरे से, जिसकी शायद मैंने मारपीट करी उनके अनुसार, उसे मैं चेहरे से जानता ही नहीं, आज भी नहीं जानता। अच्छा। जो सत्ता के जब सत्ता नहीं थी तब आप पे मुकदमे हो रहे थे, तब की तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपकी सत्ता आने के बाद में आप पे मुकदमे हो रहे हैं, ये बड़ी। और सुनो इस आगे की, जिस दिन मेरे पे उस लड़के ने मुकदमा करवाया, मुझे रात को CO साहब थे रजनीश उपाध्याय, उन्होंने फोन करके बताया, और किस भाषा में बताया कि पंकज भाई है तो झुट्टा, मैंने जांच करा ली, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा, मुकदमा लिखना पड़ रहा है तेरे खिलाफ। मुकदमा लिख लिया मैंने SC Act का। किन्ना लिखवाया जी, चलो कल को ऑफिस में मिलूंगा। बातचीत हुई, जिस लड़के ने मेरे पे मुकदमा लिखवाया उसे अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की मंडल में महामंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई। मतलब पहले वो भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपए का मेंबर नहीं था, कोई मेरे ही गांव का। उसका इतिहास और रिकॉर्ड निकालना जाए तो कुछ नहीं निकलेगा। तो कुछ नहीं, वो तुरंत उसे ये इनाम दिया गया, ये उसके सामने शर्त रखी गई, मुकदमा पंकज पर लिखवा तो तुझे एडजस्ट करेंगे कमेटी में, उसे कराया गया। ये है। एक सवाल और, टोल का, छपार टोल पे जो प्रकरण चल रहा है, क्या है उसमें? देखिए तस्लीम भाई, ये टोल जो हो ना, आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या बनेगी। छपार टोल नहीं, रोहाना टोल हो, चाहे छपार टोल हो, कोलखी टोल हो, सिवाया टोल, कहीं भी टोल हो, उत्तर प्रदेश नहीं भारत में, ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या बनेगी। अब फिर वही बात आती है, हमने बहुत विकास कर दिए, बहुत सड़कें बना दी, बहुत अच्छा वो कर दिया, क्या कर दिया हमने? हम तो पब्लिक की जेब काट रहे। जब हमने गाड़ी ली, कार लेने गए तस्लीम भाई, उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे RTO में तो 8% 10% रोड टैक्स दोगे, दे दिया। उसके बाद आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गए तो 1.5 रुपया 2 रुपये 3 रुपये शेष दोगे उस पर, कहीं के लिए? वो सड़कों के रख रखाव के लिए, वो रोड टैक्स हो गया, वहां सड़कों के रख रखाव के लिए दे दिया। गाड़ी खरीदते ही हमने GST दी उस पर, इंश्योरेंस कराया तो GST दी, फिर टोल क्यों भाई? कि टोल सब पब्लिक भाई, सड़क तो फिर पब्लिक बना रही, इसका मतलब आप क्या कर रहे? और उसमें भी लूट, आप तो लूट मचा रहे। क्या लूट मचा रहे? रोहाना टोल देखिए आप, देवबंद में कहीं भी मानक के अनुसार सड़क है? पुल पर लाइट है, बैरिकेटिंग है, नीचे सांप सीढ़ी है सड़क, क्या टोल वाले में कुछ 175 रुपए क्यों ले रहे भाई आप? इन्हें तो करो ठीक, नहीं कर। आप नगड़ से देवबंद तक आओ छोटी गाड़ी में, जो अब जनप्रतिनिधियों को बड़ी बड़ी गाड़ी उनमें नहीं, उनमें तो पता नहीं लगता, छोटी गाड़ी में, सेंट्रो में, मारुति आल्टो में, वैगनार में आओ आप। जैसी जब खेत में जाते हो ली बन जाना पहियों की, बुग्गी के पहियों से ऐसी ली बनी हुई है नगड़ से देवबंद तक। गाड़ी चलानी भारी हो जा, परेशान हो जाए आदमी, 175 रुपये वहां दे रहे हम। उसके बाद गुंडागर्दी करोगे आप पब्लिक के साथ। जब तक आप गुंडागर्दी कर रहे थे जेब का जब तक तो चल जाता, छपार टोल बनाया ही मामला भैया। जो हमें तो पता भी अभी लगा है ना, टोल को भी ठेकेदार चलाते हो, हमें पता ही नहीं था। जिसने वो टोल चला रहे हों उसने अपने गांव के लड़के वहां रखे, बाउंसर रखते हैं। पब्लिक कोई आएगा बदतमीजी, कोई पैसे देने को मने करो, पैसे ना हो तो उसे पीटने के लिए बाउंसर रखते हैं। उसने अपने गांव के लड़के वहां रखे, अपने परिवार के लड़के वहां रखे। उन्होंने कुछ बात हुई, क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता, उन लड़कों ने उस टोल के एक अधिकारी की हत्या कर दी।
अब किसी फैक्ट्री में, गन्ना फैक्ट्री है देवबंद में, अगर कोई दुर्घटना में कोई आदमी मर जाए, यहाँ मजदूर मर जाए, तो हम भी जाकर बैठ जाया करते सब, भाई मुआवजा दो। और बैठने थे, बहुत हादसे हुए हम बैठा करते, दिलवाया करते। कौन देगा मुआवजा? जिसके यहाँ वो काम कर रहा है। अगर किसान के यहाँ, मेरे यहाँ कोई स्प्रे कर रहा है, दवाई छिड़क रहा है, और दवाई के प्रभाव से वो मजदूर मर जा, तो 1-2 लाख रुपए मुझे भी देने पड़े गाँव में। तो वो टोल पर ड्यूटी करते हुए मरा, किसे देना चाहिए उसका मुआवजा? जो टोल चला रहा है उस कंपनी को। वो बैठ के वहां धरने पर आएगा कि इसका मुआवजा सरकार दे 1 करोड़ रुपए। क्यों दे भाई सरकार? तू दे ना, ये सरकार भी देगी जो देगी। उसने आएगा क्या कहा कि लोकल के लड़कों को नहीं उपजा में रखने का, किसी को भी ये नहीं करने का, वो नहीं करने का। पुलिस भी उसे घुमा रही, उनके तो पैरों में गोली मार मार कर अरेस्ट कर लिए, लेकिन ये जांच नहीं कर रही। जब ये इसके गांव के थे टोल मालिक के, तो इसकी भी तो जांच कर लो भाई। उसका कहीं ना कहीं उसमें हाथ हो, टोल का जो मालिक हो, प्रमुख रहा हुआ हो, और उसका हाथ हो उस मामले में। एक अपने हमारे त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति है, उसके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगेराम त्यागी, इस मुद्दे पर पीड़ितों की आवाज उन्होंने उठाने का काम किया। वहां टोल पर धरना चल रहा है, अब भी चल रहा है। तो उन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि ये तो मेरे पे तो पैसे मांग रहे थे, 50,000 रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना दो तो टोल चला लो। अगर कोई मेरे पास रंगदारी इस तरीके की मांगो तो मेरा क्या काम होना चाहिए? हना है कानून का राज भाई, आप FIR करो। जब वो आप पहली जुलाई से टोल आया, जुलाई में ही उसने आपसे रंगदारी मांग ली, आपने FIR क्यों नहीं करी भाई छपार थाने में? क्यों नहीं की? तो एक गांव में कहावत हो, देनी पड़ो बुनाई तो घटी बताओ कपास। ये तो उसका क्या हुआ? वो सब उसकी जांच ना हो जाओ ना हो, सब मामले को अब मोड़ रहे दूसरी तरफ कि मंगेराम तो मेरे को तो पैसे मांग गया करता। मंगेराम 40 साल से राजनीति सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे, अगर वो पैसे ही लेगा काम कराया करते तो अब तक बदनाम हो लेते, वो हो जाता। वो तो पीड़ित आदमियों की आवाज उठाता हो और उठा रहा है। पब्लिक में इन आरोपों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो स्पष्टतया प्रशासन और शासन से ये मांग हो कि जितने भी एक वही टोल नहीं, ये रुहाने वाला टोल भी, कोलगी वाला टोल भी, इन पर जितने भी कर्मचारी हों इनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराए, जांच कराई जा। इन पर कितने कितने मुकदमे हैं, क्या क्या इन्होंने पहले काम करे। बल्कि जो कंपनी न चला रही वो भी गुंडों की कंपनी हो जितनी भी है। अभी भूनी टोल पर हुआ था एक फौजी की शायद मारपीट, कुछ मामले हमारे रोहाना टोल, इसने पत्रकारों की शायद भी एक बार बदतमीजी करी थी। देवबंद के पत्रकार थे, मेरे याद आ रहा है, हम पर भी एक मुकदमा करवाया था, हमने आवाज उठाई। तो ये जितने भी टोल हो इन्हें जो चला रहे वे भी गुंडे हैं, जो कर्मचारी रखते हैं लायक वे भी गुंडे हों। इनकी जांच होनी चाहिए। नहीं तो इन्हें जैसा पहला सपा सरकार में, बसपा सरकार में गन्ना मूल्य और गन्ना एक समस्या बन जाया करता इस मौसम पाया को। आने वाले टाइम में इस सरकार में यह टोल एक बहुत बड़ी समस्या का रूप लेंगे। और रही बात मंगेराम जी की, मंगेराम त्यागी की, उस पर आरोप लगाने का कुछ नहीं होता। वो इस टाइम सर्व समाज के लिए एक ब्रांड बन चुके हैं। पीड़ित की, हर पीड़ित की आवाज में, ये नहीं त्यागी समाज की, ब्राह्मण समाज की। अभी बिराड़ सिया दूधली कोई से गांव में मामला ठाकुर समाज का था, उसमें वो आगे खड़े थे, भूनी में वो आगे खड़े थे। वो हर जगह अगर कहीं मुस्लिम समाज का मामला हो, मेरे पास 10 फोन आते हैं उनके, भाई देवबंद का मामला, ये मुस्लिम ही न परेशान कर रहे हैं, इनकी मदद कर दो, हम करते हैं। तो मंगेराम त्यागी तो सबके लिए बेचारा खड़ा है। आरोप लगा, आरोप का मेरे पे भी लगा। हम अभी यही कहें कि बीजेपी से इसके लिए हुई है, अब इनकी दलाली नहीं चल पाई भाई। जब उनकी चल रही तो मेरी भी चल सकती थी, पर हमें तो करनी तो नहीं। तो क्या पंकज त्यागी ने कभी पार्टी के आला नेताओं को या संगठन के बड़े पदाधिकारियों को संपर्क नहीं किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है? और पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं भी खुद देख रहा हूं, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसा कभी बात रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। उचित मंच पर हम अपनी बात रखते रहते हो। हमारे लिए जो उचित मंच हो, कुछ चीजें ऐसी हैं तस्लीम भाई, उसे पब्लिकली या मीडिया के सामने ना हम कह सकते ना कहनी चाहिए। वो अपनी विचारधारा के प्रति बेईमानी होगी।
अगर उसे हम यहाँ कहेंगे। लेकिन जो उचित मंच है वहाँ रखते रहते हैं, बात भी होती है, निकलेगा, इसका भी हल होगा, ठीक हो, सब हो। ये थे पंकज त्यागी जो बता रहे थे, अपना दर्द भी बताया इन्होंने, और जो पार्टी के लिए किया, जो संघ के लिए किया, वो भी बताया। और किया ही नहीं, हमने खुद देखा है। मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकारों ने पंकज त्यागी को, गजराज राणा को और बहुत सारे बीजेपी के नेताओं को मैंने संघर्ष करते हुए देखा है। लेकिन जब सरकार आ जाती है, पंकज त्यागी भी और गजराज राणा भी और बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता गायब हो जाते हैं। इस गैप की कहानी में हमारे साथ में पंकज त्यागी